मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है महाजनपद युग या 16 महाजनपद। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में जो भारत का उत्तरी हिस्सा था, जिसे हम उत्तर भारत कहते हैं, उसमें सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव नज़र आता है। संपूर्ण प्रदेश जो था वो अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे, किंतु इनमें से कोई भी देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने में समर्थ नहीं था। इस काल की राजनीतिक स्थिति का प्रमाणिक विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन 16 बड़े राज्यों को 16 महाजनपदों के नाम से जाना जाता है, जो अंगुत्तर निकाय के विवरण के अनुसार इस प्रकार हैं: काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। काशी जो जनपद महाजनपद था वो वर्तमान वाराणसी तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ था। उत्तर में वरुणा और दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई नगरी वाराणसी इस महाजनपद की राजधानी थी। सोनंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कोसल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। जातक ग्रंथों से पता चलता है कि इस राज्य का विस्तार 300 मील था और यह महान समृद्धशाली और साधन संपन्न राज्य था। काशी तथा कोसल के बीच दीर्घकालीन संघर्ष का विवरण हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होता है। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कोसल के ऊपर विजय प्राप्त की थी, किंतु अंततोगत्वा कोसल के राजा कंस ने काशी को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। दूसरा महाजनपद है कोसल। वर्तमान अवध का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में कोसल महाजनपद का निर्माण करता था। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अन्य प्रमुख नगरों में अयोध्या और साकेत थे। रामायणकालीन कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। बुद्ध काल में कोसल राज्य के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती में स्थापित हुई थी। साकेत का ही दूसरा नाम अयोध्या है। तीसरा महाजनपद है अंग। यह उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले जो थे वो अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन जो नाम है वो मालिनी के रूप में हमें प्राप्त होता है। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत की 6 महानगरियों में की जाती थी। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद के द्वारा बनाई गई थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरियों के नाम प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं: राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा वाणिज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। अंग मगध का पड़ोसी राज्य था। जिस प्रकार काशी तथा कोसल में पुरुषत्ता के लिए संघर्ष चला, उसी प्रकार अंग तथा मगध के बीच भी दीर्घकालीन संघर्ष होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिये को पहले पराजित कर मगध राज्य के कुछ भाग को जीत लिया था, किंतु बाद में अंग का राज्य मगध में मिला लिया गया था। चौथा जो महाजनपद है वो है मगध।
यह दक्षिणी बिहार में स्थित था। वर्तमान पटना और गया जिले इसमें शामिल थे। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद बन गया। मगध तथा अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे तथा दोनों को पृथक करती हुई चंपा नदी बहती थी। इस महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह अथवा गिरिब्रज थी। यह नगर 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। नगर के चारों ओर पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनाई गई थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। 5वां जो महाजनपद है वो है वज्जी। यह 8 राज्यों का संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधेय तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वैशाली उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आधुनिक बसाड है। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में स्थित जनकपुर नामक नगर से की जाती है। यहाँ पहले राजतंत्र था, परंतु बाद में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। कुंडग्राम वैशाली के समीप ही स्थित था। अन्य राज्यों के विषय में हमें निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। संभवतः अन्य जो 4 राज्य थे उनके नाम इस प्रकार थे: उग्र, भोग, इक्ष्वाकु तथा कौरव। जैन साहित्य में ज्ञात्रिकों के साथ इनका उल्लेख हुआ है तथा इन्हें एक ही संथागार का सदस्य कहा गया है। बुद्ध के समय यह एक शक्तिशाली संघ राज्य था। 6ठा जो महाजनपद है वो है मल्ल। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ राज्य था जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधेय राज्य की ही भांति मल्ल राज्य भी प्रारंभ में एक गणराज्य के रूप में राजतंत्र के रूप में संगठित हुआ। कुश जातक में ओकाक को वहाँ का राजा बताया गया है। कालांतर में उनका एक संघराज्य बन गया। बुद्ध के समय तक उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा। 7वां जो महाजनपद है वो है चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल का चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोत्थिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था वो शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर प्राप्त होता है। 8वां महाजनपद वत्स था, जो आधुनिक इलाहाबाद और बांदा जिले के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 30 मील की दूरी पर यमुना नदी के किनारे पर स्थित थी। विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। बुद्ध काल में यहाँ पौरवंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था। पुराणों के अनुसार उसके पिता परमतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा कौशाम्बी में विस्तृत खुदाई की गई है, जिनसे पता चला है कि ईसा पूर्व 12वीं सदी के मध्य से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक यहाँ बस्ती बसी हुई थी। श्रेष्ठी घोषाल के द्वारा निर्मित विहार तथा उदयन के राजप्रसाद के अवशेष भी इस उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। 9वां जो महाजनपद था वो था कुरु। मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के पूर्वी भागों में कुरु महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारतकालीन हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। जातक ग्रंथों के अनुसार इस ग्रंथ की परिधि 2000 मील के लगभग थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। कुरु देश के लोग प्राचीन समय से ही अपनी बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे। पहले कुरु एक राजतंत्र था, परंतु कालांतर में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। 10वां जो महाजनपद था वो था पांचाल। आधुनिक बुंदेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के ज़िले मिलकर प्राचीन पांचाल महाजनपद बनता था। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे: उत्तरी पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, और दूसरा था दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी।
कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कुरु तथा पांचाल का एक संघराज्य था। 11वां जो महाजनपद था वो था मत्स्य। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में मत्स्य महाजनपद बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर का संपूर्ण भाग, भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। 12वां जो महाजनपद था वो सूरसेन था। आधुनिक ब्रजमंडल के क्षेत्र में सूरसेन महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यहाँ यदु या यादव वंश का शासन था। कृष्ण यहाँ के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध का सर्वप्रमुख शिष्य था। उसी की सहायता से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार संभव हुआ था। मध्यम निकाय से पता चलता है कि अवंतीपुत्र का जन्म अवंती नरेश प्रद्योत की कन्या से हुआ था। 13वां जो जनपद था वो अस्मक था। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये क्षेत्र। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। महाजनपदों में से केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने की थी। चुल्ल कलिंग जातक से हमें पता चलता है कि अस्मक के राजा अरुण ने कलिंग के राज्य को जीता था। महात्मा बुद्ध के पूर्व अस्मक का अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चल रहा था तथा बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीतकर अपनी सीमाओं के अंतर्गत समाहित कर लिया था। 14वां जो जनपद था वो अवंती था। पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में यह महाजनपद बसा हुआ था। इसके भी दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। दोनों के बीच में वेत्रवती नदी बहती थी। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी, जहाँ का राजा प्रद्योत था। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें थी तथा लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित कर लेते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया था। यहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रमुख केंद्र था, जहाँ प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। 15वां जो महाजनपद था वो था गंधार। ये वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों की भूमि पर स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रसिद्ध केंद्र था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में यहाँ पुक्कुशाती अथवा पुष्कर शारिन नामक राजा राज्य कर रहा था। उसने मगध नरेश बिंबिसार के दरबार में अपना एक दूत मंडल भी भेजा था। इस प्रकार गंधार तथा मगध राज्यों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुए थे। पुक्कुशाती ने अवंती के ऊपर आक्रमण कर वहाँ के राजा प्रद्योत को पराजित किया था, ऐसा उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। अंतिम जो महाजनपद है 16वां वो था कंबोज। दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरस्तान का एक भाग इसमें शामिल था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। कालांतर में यहाँ राजतंत्र के स्थान पर संघ राज्य की स्थापना हो गई। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत विकेंद्रीकरण एवं विभाजन के दृश्य उपस्थित कर रहा था। जिन 16 महाजनपदों के उपनाम गिनाए गए हैं उनमें पारस्परिक संघर्ष, द्वेष तथा घृणा का वातावरण व्याप्त
था। प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य की सीमा बढ़ाना चाहता था। काशी और कौशल के राज्य एक दूसरे के शत्रु थे। प्रारंभ में काशी विजयी रहा, परंतु अंततोगत्वा कौशल की विस्तारवादी नीति का वह शिकार बन गया। इसी प्रकार अंग, मगध, अवंती और अस्मक में भी परस्पर संघर्ष चलते रहे। गणराज्यों का अस्तित्व राजतंत्रों के लिए असहनीय हो रहा था। प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी की स्वतंत्र सत्ता को समाप्त करने पर तुला हुआ था। अन्य जनपदों की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं रही होगी। इस विस्तारवादी नीति का परिणाम अच्छा निकला। निर्बल महाजनपद शक्तिशाली राज्यों में मिल गए, जिनके फलस्वरूप देश में एकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।